हाँ जी, आज हम लोग डिजीजेस में आज हम जिस बात पे बात करेंगे वो है D30 से हम डिजीजेस को किस तरह से पकड़ पाते हैं दशाओं के द्वारा। तो पहले हम सबसे पहले D30 को समझने की कोशिश करेंगे। D30 को तुम चाहता आप लोगों को मेरी आवाज ठीक से आ रही है? हाँ जी, आ रही है सर। D30 का मतलब होता है कृंचांसा। कृंचांसा चार्ट मिसफॉर्चून के लिए देखा जाता है। वैसे तो किसी भी तरह के मिसफॉर्चून के लिए कृंचांसा को देखते हैं, लेकिन डिजीजेस इसमें ज्यादा एक्चुअली पकड़ में आती हैं और दशाओं के अंतर्गत जो बीमारियां हैं उनको हम समझ पाते हैं। और ये सिर्फ अपनी ही बीमारियों को नहीं, अपने परिवार के लोगों की भी बीमारियों को हम समझ पाते हैं। क्रॉनिक बीमारियां हैं या वो इजी बीमारियां हैं उनका। और दूसरा, आदमी के शरीर का, सेल्फ का रुझान किस तरफ को ज्यादा है, मतलब किस तरह की बीमारियों की तरफ को ज्यादा है। वो एलिमेंट्री कैनाल की बीमारियां हैं या वो रूमेटिक आर्थराइटिस की हैं या यूरिक एसिड की है या कोई क्रॉनिक बीमारियां हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो त्रिमशांसा है क्या? 30 डिग्री की एक राशि को 30 भागों में बांटा गया है, यानी कि त्रिमशांसा का एक डिवीजन 1 डिग्री का होता है। इसके अंदर सिर्फ ड्यूल लॉर्डशिप के जो प्लैनेट्स हैं उन्हीं को जगह दी गई है, यानी कि सूर्य और चंद्रमा की राशियों का त्रमशांस नहीं होता, लेकिन त्रमशांसा में उनकी प्लेसमेंट होती है। सूर्य और चंद्रमा की प्लेसमेंट होती है, सूर्य और चंद्रमा की त्रमशांसा या D30 चार्ट में। लेकिन उनको कोई डिग्रीज अलॉट नहीं है। तो इसका मतलब है ड्यूल लॉर्डशिप्स वाले जो प्लैनेट है, 5 प्लैनेट्स जो हैं, जैसे कि बुध है, गुरु है, मंगल है, शुक्र है और शनि है। ये 5 प्लैनेट्स हैं जिनकी ड्वेल लॉर्डशिप्स है, यानी उनकी 2 राशियां हैं। उन्हीं को तमशांसा में डिग्रीज अलॉट की गई है। इसका भी एक जो लॉजिक है कि तमशांसा में सूर्य और चंद्रमा को क्यों नहीं दिया गया है, उसका कारण ये है। आज इसमें सूर्य और चंद्रमा को जो तमशांसा में जगह नहीं मिली है, तो ये कहा जाता है कि सूर्य पिता के कारक हैं और चंद्रमा माता की कारक हैं, जो कि व्यक्ति को हार्म नहीं करना चाहते, इसलिए उनके त्रिमशांसा के भाग नहीं होते। लेकिन त्रिमशांसा चार्ट में उनकी पोस्टिंग्स होती हैं। ये तो हमें पहले तो ये बात समझनी है। तो जो ड्यूल लॉर्डशिप वाले जो प्लैनेट्स हैं उनमें 3 प्लैनेट्स जिनको कि 5 डिग्री का स्पैन दिया है, आर्क दिया गया है, वो है मंगल, शनि और शुक्र। ये लिख लीजिए। मंगल, शनि और शुक्र को त्रिमशांसा के अंदर 5-5 डिग्रीज प्रत्येक को दी गई हैं। बुध को 60 डिग्रीज दी गई हैं। बुध का जो स्पैन है वो 7 डिग्रीज का है। गुरु का स्पैन 8 डिग्री का है। दूसरा, त्रिमशांसा में जब पोस्टिंग की जाती है तो जितने भी प्लैनेट्स ऑड साइन में हैं उनको ऑड राशि की ही ओनरशिप मिलती है, डिग्री पे आधारित। और जो प्लैनेट इवन साइंस में है, ऑड साइंस है 1, 3, 5, 7, 9, 11, इवन साइंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12। जो प्लैनेट राशि चार्ट के अंदर इवन साइन के अंदर बैठा होता है, उसको जब लॉर्डशिप अलॉट होती है तो वो लॉर्डशिप भी उसको इवन साइन की ही मिलती है। और जो ऑड साइन में बैठे होते हैं प्लैनेट्स, 1, 3, 5, 7, 9, 11 में, उनको जब लॉर्डशिप अलॉट होती है तो वो ऑड साइन की होती है। सीक्वेंस जो है ऑड साइन के अंदर, जो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक का जो सीक्वेंस है, वो मंगल से प्रारंभ होता है। मंगल के बाद शनि आते हैं। शनि, मंगल को आपको मैंने बताया कि मंगल की जो डिग्रीज हैं वो है 5 डिग्री। उसके बाद शनि आते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया 3 प्लैनेट्स को 5 डिग्री का स्पैन है, यानी मंगल, शनि और शुक्र को। तो मंगल के बाद जो है ऑड साइंस में शनि आते हैं। तो उसका मतलब 0 से 5 डिग्री तक मंगल आए, 5 डिग्री से 10 डिग्री तक शनि आए, फिर उसके बाद गुरु का स्पैन मैंने आपको बताया 8 डिग्री है। तो
0 से 5 डिग्री तक मंगल आए, 5 से 10 डिग्री तक शनि आए, 10 डिग्री से 18 डिग्री तक फिर गुरु आए, और उसके बाद आते हैं बुध। बुध का स्पैन है 7 डिग्रीज का, 18 डिग्री से 60 डिग्री, और मतलब 25 डिग्री तक बुध का स्पैन होता है। उसके बाद फिर आपको मैंने बताया कि शुक्र को 5 डिग्री अलॉट है, तो उसका मतलब 25 से 5 30 डिग्री तक फिर शुक्र आते हैं। यानी आप समझ गए, मंगल पहले सबसे पहले आएंगे ऑड साइंस में। अगर ऑड साइन में आपने काउंटिंग करनी है, ऑड साइन में अगर कोई प्लैनेट है और वो 0 से 5 डिग्री तक है, वो मंगल के अंतर्गत आएगा। और वो ऑड साइन में है तो उसको ऑड साइन की राशि दी जाएगी। मंगल की दो राशियां हैं, एक ईवन एक ऑड, एक है मेष और एक है वृश्चिक। तो चूंकि ये ऑड साइन में बैठा है डीवन के अंदर, तो उसको ऑड राशि की अलॉटमेंट होगी, तो उसका मतलब मेष में वो पोस्ट होगा, क्योंकि वो 0 से 5 डिग्री का है। उसी प्रकार से 5 डिग्री से 10 डिग्री तक शनि का स्पैन है, या शनि का आर्क है। तो अगर वो ऑड साइन में बैठा है शनि, तो शनि और जो कोई भी प्लैनेट अगर ऑड साइन में बैठा है, तो इसका मतलब वो 5 डिग्री से 10 डिग्री तक है, तो वो शनि के अधीनस्थ होगा क्रमचांता में। अब शनि की दो राशियां हैं, एक है मकर और एक है कुंभ। कुंभ राशि उनकी ऑड है, तो पोस्ट कहाँ होगा? कुंभ में। कि जो सीक्वेंस है वो है मंगल का, शनि का। ऑड साइंस में मंगल, मंगल के बाद शनि, शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद बुध, और बुध के बाद शुक्र। तो क्योंकि बुध का जो स्पैन है वो बुध का हो गया 18 डिग्री से लेकर 25 डिग्री का है, तो अगर कोई ग्रह ऑड साइन के अंदर 18 से 25 डिग्री का बैठा होगा, तो वो बुध के त्रिमशांशा में जाएगा। अब चूंकि वो ऑड साइन में बैठा है, तो बुध की दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या। तो मिथुन उनकी ऑड साइन है, तो मिथुन में जाके पोस्ट होगा। और जो उसके बाद 25 डिग्री से 30 डिग्री का अगर कोई ग्रह ऑड साइन में बैठा है, तो शुक्र के त्रिमशांसा में है। तो शुक्र की दो राशियां हैं, एक है 2 नंबर जो इवन साइन है यानी वृषभ, और तुला है जो कि ऑड साइन है। तो चूंकि ऑड साइन में बैठा है वो डील के अंदर, तो वो भी ऑड में ही जाके पोस्ट होगा, यानी वो तुला राशि के अंदर पोस्ट होगा। अब आप समझ गए कितना इजी है इसको समझना। अब इवन साइंस में क्या है कि इसका जो सीक्वेंस होता है वो पलट जाता है। यानी कहने का मतलब इवन साइंस में जो पहला त्रिमचांसा है 0 से 5 डिग्री का, वो शुक्र का है, शुक्र के बाद बुध का है, बुध के बाद गुरु का है, गुरु के बाद शनि का है, और लास्ट त्रिमशांसा मंगल का है। और दूसरा आप लोगों को जो याद रखना है वो है कि मंगल, शनि और शुक्र को त्रिमशांसा में 5 डिग्री ईच मिला है। और ऑड साइंस में और जो बुध है उनको 60 डिग्री है, और गुरु को 10 डिग्री का है, 8 डिग्री का है, आई एम सॉरी। गुरु को 8 डिग्री का है और बुध को 60 डिग्री का है। अब जैसे एक एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर बुध अगर लिब्रा साइन में है और 60 डिग्री 31 मिनट का है, यानी कि बुध अगर लिब्रा में है और 60 डिग्री 31 मिनट का है, तो लिब्रा में जो पहला ऑड साइन के अंदर जो पहला आएगा वो मंगल का आएगा। तो मंगल जो है 0 से 5 डिग्री है, और ये चूंकि 60 डिग्री 31 मिनट है, तो ये शनि के त्रमशांसा में आ गया, जो कि 5 डिग्री से 10 डिग्री का है। तो शनि के त्रमशांसा में आने की वजह से, ये ऑड साइन होने की वजह से शनि के ऑड साइन में जाके पोस्ट होगा। शनि के दो साइंस हैं, मकर और कुंभ। कुंभ उनका ऑड साइन है, तो ये कुंभ में जाके पोस्ट होगा। अभी आवाज क्लियर आ रही है? ठीक है, हाँ हाँ सर। ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए कि अगर एरीज साइन के अंदर किसी का लगन है, नेटल का लगन अगर एरीज साइन का है 15 डिग्री 26 मिनट का, तो त्रिमशांसा का लगन अगर हमने निकालना है, तो ऑड साइन में पहला 0 से 5 डिग्री तक होता है मंगल का त्रिमशांसा, और मंगल के बाद में दूसरा त्रिमशांसा 5 डिग्री से 10 डिग्री का शनि का है, और उसके बाद फिर शनि के बाद गुरु का है, जो कि 10 डिग्री से 18 डिग्री का है। तो चूंकि ये गुरु के साइन में आ रहा है, गुरु के त्रिमशांसा में आ रहा है, तो ऑड साइन में चूंकि लगन है, तो ऑड साइन का ही त्रिमशांसा बनेगा। तो गुरु के दो साइन हैं, एक मीन है जो इवन है, और ऑड साइन है उनका धनु। तो उसका मतलब इस बालक का जो त्रिमशांसा बनेगा वो धनु का बनेगा। ये बात क्लियर हो गई?
हाँ सर। ठीक है। बड़ा इजी है, जैसे मैंने आपको बताया, बस आपको सीक्वेंस याद करना है। आपको दो कंपोनेंट याद रखने हैं। पहले तो ये कि मंगल शनि और शुक्र को त्रिमचांता के अंदर 5-5 डिग्रीज अलॉटेड है। दूसरा, बुध को 60 डिग्री अलॉटमेंट है और गुरु को 8 डिग्री अलॉटमेंट है। ये सब आपने याद रखना है। दूसरा, आपने जो ऑड साइन का सीक्वेंस याद करना है। ऑड साइन का सीक्वेंस मंगल से प्रारंभ होता है। मंगल के बाद आता है शनि, शनि के बाद गुरु, गुरु के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र। और ये सीक्वेंस पलट जाता है अगर इवन साइन में कोई ग्रह या इवन साइन का अगर लग्न है। तो शुक्र आएगा पहले, फिर बुध आएगा, फिर गुरु आएगा, फिर शनि आएगा, फिर मंगल। तो मतलब शुक्र का को चूंकि 5 डिग्री मिला है, तो 0 से 5 डिग्री तक शुक्र आएगा। 5 और बुध को मिला है 60 डिग्री, तो 5 से 12 डिग्री तक, 7-5-12, 12 डिग्री तक बुध आएगा। बुध के बाद में गुरु को 8 डिग्री मिले हैं, तो 12-8-20, 20 डिग्री वो आ गया। फिर शनि को 5 डिग्री मिले हैं, तो 20 से 5-25 शनि का हो गया। उसके बाद मंगल का 25 से 5-30, क्योंकि मंगल, शनि और शुक्र को 5-5 डिग्री मिले हुए। इस तरीके से ही चलेगा। अगर इवन साइन में अगर प्लैनेट अगर बैठा है जीवन के अंदर, राशि चार्ट के अंदर, तो इसका मतलब है कि वो त्रिमशांसा में भी उस ग्रह की, जिस ग्रह के त्रिमशांसा में फॉल कर रहा है, उस ग्रह के इवन राशि में जाके पुष्ट होगा। तो ये जो 5 ग्रह हैं जिनकी की ड्यूअल लॉर्डशिप्स है, उन्हीं को त्रिमशांसा के अंदर जगह मिली है। तो ये जो 5 जो हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा को प्लेसमेंट होता है, लेकिन उनकी राशियों को कोई डिग्री नहीं दी गई है या ग्रहों को डिग्री नहीं दी गई है। उनकी अपनी डिग्री पर आधारित इन्हीं 5 ग्रहों की डिग्रीज में के हिसाब से डिसाइड होगा कि सूर्य किस ग्रह की राशि पे बैठेगा। सूर्य अगर ऑड राशि में है तो उस ग्रह की ऑड राशि में बैठेगा। चंद्रमा अगर इवन राशि में है तो उस ग्रह की इवन राशि में, या चंद्रमा अगर ऑड राशि में है तो उस ग्रह की ऑड राशि में बैठेगा। ये तो त्रिमशांसा के कैलकुलेशन का है, जो कि आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, कि क्योंकि एज ए लर्नेड स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिमशांसा में पोस्टिंग कैसी होती है। मैंने नोट्स में इनका वो बता दिया है, अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है त्रिमशांसा की पोस्टिंग को। अब त्रिमशांसा चार्ट जो है वो देखा जाता है इवल इन्फ्लुएंसेस के लिए। मतलब ये देखा जाता है एक व्यक्ति के जीवन में अरिष्ट कब होगा, एडवर्सिटीज कब आएंगी, खराब समय कब आएगा, उसका मिसफॉर्च्यून कब आएगा, कब उसको फॉर्चून, कब वो फॉर्चुनेट नहीं रहेगा, कब उसके जीवन के अंदर मतलब दुर्योग चलेंगे, बुरा समय चलेगा, मिसफॉर्च्यून चलेगा, उसके लिए देखा जाता है। इसके अलावा उसको डिजीजेस जो उसको होंगी या उसके रिश्तेदारों को जो बीमारियां होंगी, उन बीमारियों की वजह से वो कितना परेशान रहेगा और कितना उसको जो है अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ेंगे या इलाज पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो त्रिमशांसा से पकड़ में आता है। अब हमें समझना होता है कि हर त्रिमशांसा के एक देवता हैं, जिस देवता का एक कैरेक्टर है, उससे बीमारियां निर्भर करती हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब भी कभी आपकी कुंडली के इवन चार्ट से T30 चार्ट को देखा जाता है, आपकी कुंडली का जो मार्केश है, आपकी कुंडली का जो बाधीश है, आपकी कुंडली के त्रिक के जो स्वामी हैं, 6-8-12 के स्वामी हैं, वो स्वामी जिन त्रिमशांसा पे बैठे हैं, उससे त्रिमशांसा प्रबल हो जाता है और वो नेगेटिव इफेक्ट देने लगता है। तो पहले तो आपको ये पकड़ना है। उसके पहले आपने पकड़ना है कि त्रिमशांसा में कौन सा लगन उदित हो रहा है। जो भी लगन उसमें उदित हो रहा है, जिस राशि का, उसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि जातक के ऊपर डिजीजेस को लेकर लागू होते हैं। तो पहला जो मंगल का जो त्रिमशांसा है 0 से 5 डिग्री का, एरीज साइन के अंतर्गत, यानी कि ऑड साइन के अंतर्गत, और वही स्कॉर्पियो में 25 डिग्री से 30 डिग्री का होता है इवन साइन में, क्योंकि मंगल जो है बिल्कुल लास्ट में पड़ता है इवन साइंस में। तो मंगल चूंकि एक एंकर का है, दुख का एक प्लैनेट है, मंगल से चूंकि हम एंकर देखते हैं
ये सारी नेगेटिविटीज क्योंकि हम देखते हैं, और मंगल से हम पित्त देखते हैं, पित्त की प्रधानता, इसके अलावा हाई टेम्परेचर, बिलियस कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब देखते हैं। तो व्यक्ति किन चीजों से सफर करेगा अगर उसका मंगल का तंत्रांक होगा? प्राइमरली वो जो है हाई टेम्परेचर, यानी उसको बुखार ज्यादा होगा, उसको किसी भी तरह की आग का खतरा होगा, यानी बर्न्स, इलेक्ट्रिक शॉक, इंजरीज का, चोट लग जाने का, वुंड्स का, घाव हो जाने का, ब्लड से संबंधित, मंगल जो कि ब्लड के भी कारक हैं, तो खून से संबंधित कोई भी रोग अगर उसको होगा, कोई सीरियस ऑपरेशन होगा, क्योंकि मंगल ऑपरेशन के कारक है। लेडीज में अगर मिसकैरेज या अबॉर्शन होता है तो भी वो मंगल के त्रिमशांता की वजह से हो सकता है। इलेक्ट्रिक शॉक उसे लग सकता है उसका पित्त प्रधानता की वजह से। पित्त से संबंधित जो बीमारियां हैं जैसे रिमेटिक आर्थराइटिस है, फायर आर्म से किसी तरह की जो नुकसान है, वो सब इस फायर गॉड वाहिनी की वजह से होता है, जो कि त्रिमशांसा में मंगल का लॉर्ड माने गए हैं। मंगल के जो लॉर्ड हैं वो है वाहिनी या फायर गॉड। उनसे आने वाली जो बीमारियां होंगी, ये जो मंगल का त्रिमशांसा है, ऑड साइन में अगर कोई ग्रह बैठा है तो 0 से 5 डिग्री में पहला त्रिमशांसा इसमें ऑड साइन में होता है, और 25 से 30 डिग्री का अगर प्लैनेट इवन साइन में है तो वो स्कॉर्पियो में जाके पोस्ट होगा, तो वो इवन साइन का त्रिमशांसा मंगल का बैठता है। क्योंकि ये गुस्से का, दुख का और पित्त प्रधानता का ग्रह है, तो व्यक्ति के अंदर पित्त की प्रधानता बढ़ा देता है, यानी उसकी जठराग्नि में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ज्यादा पित्त बनने की वजह से रूमेटाइड आर्थराइटिस होने की संभावना है, बर्न्स है, इलेक्ट्रिक शॉक है, हाई टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा बुखार होना, किसी तरह की चोटें लगना, घाव हो जाना, ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम होना, यानी कि रुधिर की प्रॉब्लम होना, कोई सीरियस ऑपरेशन होना, लेडीज में मिसकैरेज या अबॉर्शन होना। इसी प्रकार से पित्त से संबंधित जो दूसरी प्रॉब्लम है, जैसे रूमेटाइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, यूरिया यूरिक एसिड का ज्यादा बन जाने की वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसी प्रकार से किसी तरह के शस्त्र से व्यक्ति को चोट लगना, ये सारी चीजें फायर गॉड वाहिनी के अंतर्गत आती है। अब हम चलते हैं दूसरा त्रिमशांता जो है शनि का होता है ऑड साइंस में। ये 5 डिग्री से 10 डिग्री का होता है ऑड साइन में, एक्वेरियस राशि में पोस्ट होता है, और इवन साइन में ये 20 से 25 डिग्री का होता है, जो कि कैप्रिकॉन या मकर राशि में पोस्ट होता है। इसे हम कहते हैं विंड गॉड, या इसे वायु देवता कहते हैं। ये वायु देवता की प्रॉब्लम है, और इसमें व्यक्ति को काफी कॉम्प्लेक्स एंड क्रॉनिक डिजीजेस होती हैं, और बहुत स्लो उसको रिकवरी होती है। जब भी वायु देवता की प्रॉब्लम होगी, इसका मतलब अगर तिमचांसा का अगर साइन अगर शनि का बनेगा, चाहे वो मकर बने या कुंभ बने, तो उसका मतलब ऐसे व्यक्ति को बहुत स्लो रिकवरी होगी, और उसको क्रॉनिक प्रॉब्लम्स होंगी, बड़ी बीमारियां होंगी, और जल्दी वो रिकवर नहीं होगा। इसे पैरालिसिस हो सकती है, यानी फालिज की शिकायत हो सकती है, उसे हिस्टीरिया की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी इमोशनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम आ सकती है, जिस इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से उसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल ना रहे, खुश हो तो बहुत ज्यादा खुश हो, दुखी हो तो बहुत ज्यादा दुखी हो, उसको फिट्स पड़े, यानी उसको जैसे मिर्गी के अटैक पड़े, पागलपन के दौरे पड़े, जैसे ल्यूनेसी हो जाए, उसको कैंसर जैसी बीमारी होने का संभावना होती है, चीजों का खोना है, थेफ्ट होना है, इंजरी जो है वो किसी गिरने की वजह से किसी तरह की इंजरी होना शरीर के अंदर, या वो फर्स्ट फ्लोर से गिर जाए, या अपने पार्पेट से गिर जाए, पैरापेट से गिर जाए, कहीं ऊंचाई से गिर जाए, उससे उसको चोट लग जाए। इसी प्रकार से वायु प्रधान उसको प्रॉब्लम्स होती हैं शरीर के अंदर।
इसमें व्यक्ति को र्यूमेटिज्म या र्यूमेटिक आर्थराइटिस होता है, पूरे शरीर के अंगों में उसको दर्द होता है, उसको, ये चूंकि वायु के देवता हैं, तो उसको वायु लेने और छोड़ने में यानी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आती है और जॉइंट्स की बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है। ये विंड गॉड या वायु देवता के अधीनस्थ होने की वजह से है। तो अगर किसी का त्रिमशांसा के अंदर शनि का त्रिमशांसा बन रहा है तो उसको ये बीमारियां होने की संभावना बनती है। उसके बाद जो तीसरा त्रिमशांसा है वो गुरु का त्रिमशांसा होता है, जो ऑड साइन के अंदर 10 से 8 डिग्री का है। ये गुरु का त्रिमशांसा, इसको ये 10 डिग्री से 18 डिग्री का ऑड साइन में होता है और इवन साइन में 12 डिग्री से 20 डिग्री का पाइसेस राशि में होता है, और ऑड साइन में ये सैजिटेरियस या धनु राशि में होता है। इसे कहते हैं, इसके जो देवता हैं वो है इंद्रदेव। इंद्रदेव, इसके जो देवता हैं वो हैं इंद्रदेव। इसमें जुपिटर से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं और गुरु से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो एलिमेंट्री कैनाल की होती है, यानी पाचन तंत्र की प्रॉब्लम होती है। किसी भी तरह का असाध्य रोग जो कि पाचन तंत्र या मेटाबॉलिक सिंड्रोम से संबंधित है वो इसके अंदर आता है। इसी प्रकार से इसमें आदमी को एक्सेस फैट की वजह से बीएमआई की प्रॉब्लम आती है। इसमें बीएमआई की यानी कि बायोमास इंडेक्स की प्रॉब्लम आती है, एक्सेस फैट की प्रॉब्लम आती है। इसी प्रकार से खून का कम बनना, यानी एनीमिक होता है व्यक्ति, उसका जो है इसका जो उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो लो हो जाता है, उसे पीलिया की शिकायत होती है, या उसको लिवर का फैटी हो जाना या लिवर में एब्सेस हो जाना, पस आ जाना या लिवर सिरोसिस होने का खतरा बनता है। इसी प्रकार से एक पहले प्राचीन समय में लोग जैसे धतूरा खा के मरते थे, वैसे ही उसको इंदिरा भी बोलते थे। इस तरह की कोई भी पॉइजन या कोई भी केमिकल खा के अगर व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो इस तरह की हर्ब से आने वाला नुकसान भी गुरु के त्रिमशांसा में आने की वजह से होता है। तो इससे हमें बीमारियों को पकड़ने में त्रिमशांसा से हमें आसानी होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट त्रिमशांसा है वो बुध का त्रिमशांसा है। बुध का त्रिमशांसा 60 डिग्री का होता है। इसका जो ऑड साइन के अंदर जो डिवीजन है वो है 18 डिग्री से 25 डिग्री। ये ऑड साइंस में होता है 18 से 25 डिग्री का, ये त्रिमशांसा ऑड साइंस में होता है, यानी कि जेमिनी राशि में पोस्ट होता है। और 5 डिग्री से 12 डिग्री का इवन साइंस में होता है, तो वो वर्गो राशि में पोस्ट होता है। ये इस त्रिमशांसा के जो ईश्वर हैं उन्हें कुबेर कहते हैं। कुबेर का त्रिमशांसा है ये। इसमें जो प्रॉब्लम व्यक्ति को आती है वो डिमेंशिया की आती है, यानी मेमोरी लॉस की। उसकी मेमोरी कमजोर हो जाती है, उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, उसको इंसैनिटी होने की संभावना, पागलपन की संभावना हो जाती है इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से। उसको स्किन की प्रॉब्लम्स आती हैं या हार्ट की डिजीज होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था धमनियां और जो आर्टरीज हैं वो जितना भी तंत्र है वो सब बुद्ध के अधीनस्थ आता है। तो इसलिए बुद्ध के त्रिमशांसा में होने से, कुबेर के त्रिमशांसा में होने से वेल्थ और प्रोस्पेरिटी और वेल्थ में तो कोई कमी नहीं आती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है, इमोशनल ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम आती है, पुअर मेमोरी या डिमेंशिया की प्रॉब्लम आती है, नर्वस ब्रेकडाउन की प्रॉब्लम आती है, इमोशनल ब्रेकडाउन की वजह से इंसैनिटी होने की प्रॉब्लम आती है, स्किन की डिजीजेस होने की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बुद्ध जो है स्किन के कारक ग्रह माने गए हैं।
इसी प्रकार से चूंकि धमनियां और आर्टरीज जो है बुध से आती हैं, इसलिए हार्ट की ऐसी डिजीजेस जिनमें कि आर्टरीज या वेन्स के अंदर किसी भी तरह का की रुकावट आ जाए, क्लॉगिंग आ जाए, तो वो इसके अंदर आती है। अब मैं आपके सामने ये सबसे पहले ये एक कुंडी में आपके सामने शेयर करूंगा, उसको आप लोग अपने वीडियोस को ऑन करें तो आप देख पाएंगे। अब आप देखिए, इसमें नीचे आपको त्रिमछांसा भी दिख रहा है, ये बुध का त्रिमछांसा है। अब देखिए इसमें जो ये हार्ट की जो प्रॉब्लम आई थी वो 30 नवंबर को आई थी, जिसमें कि केतु में, बुध में, शनि में सूर्य का अंतरा था। तो अब हमें इसको पकड़ना होगा त्रिमछांसा में। सबसे पहले तो ये बुध का त्रिमछांसा है। तो मैंने आप लोगों को बुध के त्रिमछांसा में बताया था कि बुध के त्रिमछांसा में नर्वस ब्रेकडाउन होना, स्किन की प्रॉब्लम होना या हार्ट की डिजीजेस जिसमें वेन्स या आर्टरीज में क्लॉगिंग होना, ये इस त्रिमछांसा में होता है। तो पहले तो चूंकि इसमें स्टंट लगा 1 दिसंबर को, तो इसका मतलब है त्रिमछांसा सही है, जो कि बुध का त्रिमछांसा है, जिसमें आने वाली डिजीजेस साफ साफ उससे संबंधित ही इंगित हो रही है। अब हमें ये समझना होगा कि इसमें पर्टिकुलर हर प्लैनेट किस तरीके से बिहेव कर रहा है। केतु चूंकि लगन पे है, तो त्रिमछांसा में बैठे हुए ग्रह जो लगन पे होते हैं वो जातक को परेशानी देते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया था कि इसमें आप लोग को जो देखना होता है वो ये है कि त्रिमछांसा में जो 6, 8, 12 के लॉर्ड्स और मार्केश, मार्केश इसमें शुक्र है, और छठे हाउस का जो लॉर्ड है वो बुध है, 8वें हाउस का लॉर्ड मंगल है, और 12वें हाउस का लॉर्ड गुरु है। तो गुरु चूंकि शनि के साथ बैठा हुआ है, एक पापी ग्रह के साथ, और शनि इसमें बादीश है और शुक्र मार्केश है। तो अगर प्रथम भाव पे बैठेंगे तो वो रोग की तरफ को बताएंगे। तो इसमें आप देखिए, जो जब भी कोई आर्टरीज में, वेन्स में स्टंट लगता है तो उसके अंदर पंचम भाव से लगता है। पंचम भाव जो है, चूंकि वो जो हार्ट का एरोटा है, एरोटा यहां से देखा जाता है, हार्ट के ऑरिकल्स यहां से देखे जाते हैं, और वेंट्रिकल जो है वो 5th हाउस में आता है, और स्टंट वगैरह जो भी पड़ता है वो 5th हाउस से देखा जाता है। तो पहले तो 5th हाउस का जो लॉर्ड है वो शुक्र है, जो कि छठे रोग भाव पे बैठा है। इस चीज को आपने पकड़ना है। अब आपने देखना है कि केतु की महादशा थी, तो केतु का पंचम भाव पे एस्पेक्ट आता है, किसपे? बुध पर, जो कि त्रिमछांसा का लॉर्ड है। तो इसका मतलब केतु में बुध वो जस्टिफाई कर रहा है इस तरह की बीमारी को लेकर, क्योंकि बुध का डिस्पोजिटर शुक्र है, जो कि शुक्र रोग भाव पे बैठा है। इसके अलावा इसमें अष्टमेश होकर और लग्नेश होकर मंगल, लेकिन चूंकि इसमें चांसा में वो नियम नहीं चलता कि अष्टमेश अगर लग्नेश है तो उतना नुकसान नहीं करेगा, तो इसमें 6, 8, 12 के लॉर्ड्स को देखा जाता है। अब देखिए वो अष्टम भाव का लॉर्ड है मंगल, जो कि 4th हाउस में आ गया है। केतु में, बुध में फिर शनि आए हैं, तो शनि, ये जो 3rd हाउस है ये 4th का 12वां है। तो शनि का आस्पेक्ट इसमें है, और लगन पे शनि बैठे हैं, और राहु के साथ, केतु के साथ बैठे हुए हैं। चंद्रमा जो सर्कुलेटरी सिस्टम के प्लैनेट हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, इसलिए वो अवरोध को दिखा रहे हैं राहु, केतु और चंद्रमा के साथ होने से। यानी कि ब्लड के फ्लो में किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन इसमें दिखाई पड़ता है। तो ये जो शनि का एस्पेक्ट है वो 3rd हाउस पे भी है, और शनि बाधीश भी है। और इसके अलावा शनि में फिर सूर्य आए थे, जो कि 3rd के लॉर्ड हैं। आयु और मृत्यु का भाव त्रिमशांसा में अष्टम और तृतीय भाव दोनों ही मृत्यु तुल्य कष्ट वाले माने जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये अराइज करता है कि क्यों सूर्य ने जो है डेथ क्यों नहीं कराई? क्योंकि सूर्य पंचमेश है, नंबर 1, त्रिकोणेश है D1 चार्ट के, तो वो अच्छे हैं। दूसरा, नवमांश में वो 11th रिकवरी के भाव के भी हैं लॉर्ड। और तीसरा, ये गुरु के उसमें बैठे हैं, राशि में बैठे हैं, 10th भाव के अंदर त्रिमशांसा में, और उनका डिस्पोजिटर रिकवरी के भाव में बैठा है, और उसका एस्पेक्ट है बुध पे।
तो एक बेनिफिट एस्पेक्ट यहाँ मिल रहा है, जिसकी वजह से वो एक छोटे ऑपरेशन से व्यक्ति को ठीक करने में सक्षम है। ये समझिए। अब आप किसी ने कुछ बोलना है इसमें तो बोलिए। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे त्रिमसामसा में मान लीजिए कि मेष का लग्न राइज कर रहा है, या फिर वृष का, या किसी भी ग्रह का है मान, और वो ग्रह अगर पर्टिकुलरली त्रिमसामसा में स्ट्रांग हो रहा है, तो क्या वो भी डिजीज दे सकता है क्या? दशा के अंतर्गत दे सकता है, क्योंकि त्रिमचांसा फॉर्चून के लिए देखा जाता है, प्रोवाइडेड वो कब ज्यादा देगा, जब उसका लग्न के साथ में या लगन के स्वामी के साथ में संबंध बन रहा हो। सॉरी सर, एक बार रिपीट कीजिए सर, सॉरी। मतलब अगर उसका संबंध अगर लगन के साथ या लगन के स्वामी के साथ बन रहा होगा त्रिमचांसा में, तो वो डिजीज देने में सक्षम है। या उसका संबंध 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ बन रहा होगा, तब भी वो डिजीज या रोग देने में सक्षम है त्रिमचांसा जो की। त्रिमसामसा का जो लग्नेश है। हम्म। जी जी, ओके। दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि त्रिमचांसा में सबसे ज्यादा अहमियत वाले ग्रह कौन से हैं। आपको मार्केश को देखना होता है, आपको बाधीश को देखना होता है, और आपको त्रिक लॉर्ड्स को देखना होता है। यानी 6, 8, 12 के जो लॉर्ड्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें क्या है, जो दशा थी वो केतु में बुध की थी। केतु जो है यहाँ पे शनि बाधीश के साथ में संबंध बना रहा है D1 में। D1 से D30 को देखा जाता है। तो शनि और केतु का संबंध कैसे बन रहा है? डिस्पोजिटर आस्पेक्टिंग दी टेनेंट, यानी कहने का मतलब है राशि का इस 11th राशि का नाथ है शनि, जो तीसरी दृष्टि से केतु को देख रहा है। तो बाधीश के साथ बैठा हुआ केतु है। तो केतु का एक ये रीजन हो गया। बुध जो है वो त्रिमशांसा पति है, त्रिमशांसा का स्वामी है, केतु से ग्रस्त है, केतु के पंचम उस पर आस्पेक्ट पड़ रहा है, तो इसलिए वो बुध भी जस्टिफाइड है। फिर उसके बाद शनि आया जो कि त्रिमशांसा के लगन पे बैठा है, और D1 चार्ट का वो बाधीश है। लगन पे बैठा हुआ राहु केतु के साथ चंद्रमा के साथ बैठा है, उन सबको दूषित कर रहा है। चंद्रमा सर्कुलेटरी सिस्टम का प्लेनेट है। इसके अलावा उसमें सूर्य आए हैं, जो कि सूर्य चतुर्थ के द्वादश भाव के स्वामी है, यानी तृतीय भाव के। और मैंने आपको बताया कि त्रिमशांसा में अष्टम भाव और अष्टम से अष्टम तृतीय भाव की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि ये मृत्यु के भाव है। ये मृत्यु भाग होने की वजह से इनकी अहमियत बढ़ जाती है। जब इनके लॉर्ड्स आते हैं तो आदमी को मृत्यु के कष्ट की तरफ को लेकर जाते हैं। अब इसमें जो शनि है जो इसमें अंतरे में आए हैं, वो शनि 64वें नवमांश के स्वामी भी हैं, आप देख सकते हैं। 64वें नवमांश और खरेश को भी देखा जाता है। तो चंद्रमा इसमें खरेश हैं इस कुंडली के अंदर, और 64वें नवमांश के स्वामी हैं, और बाधीश भी हैं D1 के। और सूर्य पंचम के लॉर्ड होने की वजह से D1 में, और थर्ड के लॉर्ड D3 में होने की वजह से बिगनिंग ऑफ ए डिजीज की तरफ को इंडिकेट कर रहे हैं, और मृत्यु तुल्य कष्ट की तरफ बता रहे हैं, क्योंकि अष्टम और तृतीय भाव ये दोनों ही मृत्यु तुल्य कष्ट को दिखाते हैं त्रिमशांता के। अब प्रश्न ये उठता है कि सूक्ष्म अंतर में सूर्य मारेंगे क्यों नहीं, क्योंकि सूर्य पंचमेश है जीवन के, यानी शुभ ग्रह हैं, और शुभ ग्रह होकर वो एक राजयोग फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि वो पंचम और सप्तम का राजयोग साथ में बन रहा है चतुर्थ भाव में, यानी त्रिकोणेश होकर वो चतुर्थ में राजयोग बना रहे हैं। लेकिन उस राजयोग की बहुत अच्छी क्वालिटी ना होने की वजह से, क्योंकि शुक्र उनके प्रबल शत्रु हो जाते हैं, इस वजह से तकलीफ भी देंगे लेकिन मारेंगे नहीं। अब आप समझ गए? जी सर, थैंक यू। वेलकम। और किसी ने कुछ बोलना है? इसमें सर वही, इसमें मान लीजिए कि अगर 2-4 मिनट का अगर बीटीआर में प्रॉब्लम है, तो उसमें हम ये देख सकते हैं कि अगर जैसे मेष का लग्न बन रहा है, तो मेष से रिलेटेड उस जातक से पूछ सकते हैं कुछ, कि आप उसको इस मतलब मंगल से रिलेटेड पूछ सकते हैं, उससे हम बीटीआर में भी हम इसमें काम ले सकते हैं इसका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सर। एक क्वेश्चन मेरा भी है, हाँ। अगर जैसे सेटर्न है तो ये स्लो डिजीजेस देते हैं, मतलब स्लो तरीके से। अगर ये त्रिमशांशा में जैसे लगन पे बैठ गए और जो
त्रिमशांशा का लगन है वो मरकरी है, लग्नेश मरकरी है। आप अपना तो ये मरकरी से रिलेटेड भी वीडियो ऑन कर सर मेरे लीजिए। जी, तो जैसे ये मरकरी है और सैटर्न इनके लगन पे बैठे हैं, तो ये मरकरी से रिलेटेड डिजीजेस भी स्लो करके देंगे या फास्ट दे देंगे? स्लो देंगे। ये स्लो देंगे। ऐसी डिजीजेस देंगे जो क्रॉनिक होगी। अब हार्ट में स्टंट पड़ने के बाद व्यक्ति को जीवन पर्यंत दवाइयां खाने की जरूरत पड़ती है हार्ट से रिलेटेड। जी तो जी हमेशा देखिए यहाँ पे ना फास्टर जो स्टंट की जरूरत पड़ी है वो तो केतु के आ जाने की वजह से, और केतु का जी तमशांस पति को देखने की वजह से, और दूसरा अष्टमेश मंगल का चतुर्थ भाव में आने की वजह से। ये सब तो एक इमरजेंसी को शो कर रहा है। लेकिन गुरु का जो जी एस्पेक्ट है वो बेनिफिक एस्पेक्ट है, और सूर्य का डिस्पोजिटर होके गुरु चूंकि तमशांस पति को देख रहा है और साथ में तृतीय भाव को भी देख रहा है, तो जी इस वजह से वो बचाने वाले हैं गुरु यहाँ पे। लेकिन आपका जी कहना ये ठीक है कि जो शनि है, चूंकि त्रिमशांता के लगन पे बैठे हैं, जो भी बीमारी देंगे वो क्रॉनिक देंगे, लंबे समय में ठीक होने वाली देंगे। उस बीमारी पे लंबे समय तक इलाज चलता रहेगा। तो जो भी हार्ट के केसेस होते हैं, उन हार्ट के केसेस में मेडिकेशन लाइफ लॉन्ग चलता है। जी पड़ जाने के ठीक बाद ऐसा नहीं होता कि मेडिसिन बंद हो जाए। ठीक है सर। जी। अब इसके बाद जो त्रिमशांसा आता है वो त्रिमशांसा शुक्र का आता है। शुक्र का जो त्रिमशांसा है मैंने आपको बताया, ये तो बुध का था जो कि 60 डिग्री का था। उसके बाद जो नेक्स्ट त्रिमशांसा बुध के बाद आता है वो शुक्र का होता है, जो कि 5 डिग्री का है। मैंने आप लोगों को बताया था 3 ग्रहों को 5 डिग्री मिली हैं, मंगल शनि और शुक्र। इसको हम इस त्रिमशांसा के लॉर्ड को हम बोलते हैं, या इसके देवता को मेघ देवता हम बोलते हैं। क्लाउड या मेघ देव, यानी वायु से जो बादल से संबंधित जो देवता हैं वो हैं। इन्हें जो है, इनको ऑड साइन के अंदर 25 डिग्री से 30 डिग्री का स्पैन मिला है, यानी कि लिब्रा में पोस्टिंग होती है। और अगर इवन साइन में है 0 से 5 डिग्री, क्योंकि शुक्र पहले आ जाते हैं इवन साइन में, 0 से 5 डिग्री में, तो इवन साइन में वो टॉरस में जाके पोस्ट होते हैं। ये शुक्र के द्वारा कंट्रोल होता है, मेघ देवता वाला जो है, जो कि शुक्र का त्रिमशांसा है। इसमें जो डिफेक्ट आते हैं या डिजीजेस आती हैं वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जनरेटिव सिस्टम की डिजीजेस आती हैं। जैसे कि आप ये बात जानते हैं कि जो प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं उसमें संतान प्राप्ति में मुश्किल होना, सेक्स ना कर पाना, या किसी भी तरह का सेक्स में एंजॉयमेंट ना हो पाना, या व्यक्ति के स्पर्म्स के काउंट्स का कमजोर हो जाना, स्त्री के केस में ओवास का प्रॉपर टाइम पे ना निकलना जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो सके। इस तरह से बांझपन की जो चीजें हैं वो शुक्र के त्रिमशांसा में, और गायनिकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना लेडीज को या जेंट्स को, ये सारा इस त्रिमशांसा में होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव या जनरेटिव सिस्टम का ग्रह है। शुक्र 5 डिग्री का है। इसमें किडनी के अंदर स्टोन्स होना, और शुक्र को एक और चीज से जोड़ा गया है, वो है फियर ऑफ घोस्ट, यानी भूत पिशाच का जो डर होता है, या व्यक्ति को किसी तरह का फियर एंड फोबिया होता है, वो भी शुक्र के त्रिमशांसा में जन्म होने से होता है। जैसे संजय मिश्रा जी ने एक बहुत अच्छी बात पूछी थी कि क्या हम व्यक्ति से बीटीआर करते समय, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करते हुए, त्रिमशांसा में जो त्रिमशांसा पढ़ रहा है उस त्रिमशांसा के गॉड्स के विषय में और उससे आने वाली डिजीजेस के विषय में फैक्ट फाइंडिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि उसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन हम प्रॉपर्ली कर लें। तो ये इसका आंसर एफर्मेटिव है या यस है। दूसरा जो है, शुक्र के त्रिमशांसा में जो व्यक्ति जिसका भी जन्म होता है, उस व्यक्ति को वाटर बॉर्न डिजीजेस, यानी पानी से होने वाली जो प्रॉब्लम है, जैसे डायरिया है, जैसे अपच की शिकायत है, वोमिटिंग है, उसको लूज मोशन है, वोमिटिंग है, और
पेट में किसी भी तरह का फ्लैट्यूलेंस होना, अफारा हो जाना, ना उसको पच पाना, वाटर बॉर्न डिजीजेस होना, प्रोटोजोआ होना, एमीबियासिस, डिसेंट्री होना, ये सब प्रॉब्लम्स भी इसमें होती है। क्योंकि शुक्र जो है सेक्स और वाइटलिटी के प्लैनेट हैं, तो जो व्यक्ति शुक्र के त्रिमचांता में पैदा होगा, वो चाहे बचपन में उसके चेहरे में तेजस्वी ओजस्वी होगा, लेकिन त्रिमचांता चूंकि अरिष्ट के लिए देखा जाता है, इस वजह से धीरे धीरे बढ़ती हुई उम्र में उसके चेहरे में आपको वो तेज और वो ओज नहीं दिखाई पड़ेगा। वहां पे आपको एक प्रॉब्लम उसके चेहरे से आपको दिखाई पड़ेगी, यानी उसके अंदर झुर्रियां सी पड़ने लगेंगी, वो इतना सुंदर नहीं रहेगा, उसके अंदर बुढ़ापा जल्दी आने लगेगा। जबकि बुध के त्रिमशांसा में अगर व्यक्ति होगा, तो अब जैसे मैं बुध के त्रिमशांसा में हूं, बुध के त्रिमशांसा में होने की वजह से मेरे साथ में क्या है कि मैं 63 वर्ष का हो गया हूं, लेकिन अगर मैं बाल कटवा लूं तो मैं 63 वर्ष का नहीं लगता। तो फिर बाल बढ़ने का इंतजार करता हूं ताकि मैं 63 इयर्स का दिखने लगूं। बहरहाल कहने का मतलब है, इसमें सेक्सुअल डिजीजेस भी होती हैं, और जितनी भी कंटेजियस सेक्स से संबंधित डिजीजेस हैं वो व्यक्ति को होती हैं, या डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है, या रेटिनोपैथी की प्रॉब्लम होती है, आइस की प्रॉब्लम होती है। ये हमारे 5 जो है मैंने आपको गॉड्स बताए हैं त्रिमचांसा के, इनको आप जो है नोट्स में पढ़ लीजिएगा। अगर आप कहें तो मैं आपके फॉर योर बेनिफिट में एक बार और रिपीट कर देता हूं। इसमें जो पहला है त्रिमशांता, जो मंगल का है, उसे वाहिनी गॉड कहते हैं, यानी कि फायर गॉड। दूसरा इसमें शनि का त्रिमशांता में वायु गॉड है या विंड गॉड है। तीसरा इसमें जो है जो गुरु का त्रिमशांता है, उसे इंद्र भगवान के अंतर्गत है वो। चौथा इसमें जो है वो बुद्ध का त्रिमशांता है, जो कि कुबेर गॉड हैं। और उसके बाद जो है पांचवा जो त्रिमचांता है वो मेघ गॉड या क्लाउड गॉड हैं, जिनका ये त्रिमचांता होता है। इसके 5 ईश्वर होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि त्रिमचांता में, और उनसे संबंधित डिजीजेस आपको समझा दिए। अब इसके बाद जो है त्रिमचांता में कुछ नियम है जिनको आप नोट कर सकते हैं। पहला नियम ये है, त्रिमशांसा के अष्टम भाव का स्वामी अगर एक बेनिफिक प्लैनेट है, यानी कि शुभ ग्रह है, अगर त्रिमशांसा के अष्टम भाव का स्वामी, और अष्टम भाव का स्वामी अगर किसी शुभ ग्रह के साथ बैठा हो या शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो व्यक्ति की मृत्यु किसी ईश्वर के स्थान पर होती है और पीसफुल होती है। जैसे कि ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, तिरुपति हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग हो गए, कोई भी होली प्लेसेस पे, कोई भी ऐसे जो धर्म के जो पिलग्रिम्स हैं, यानी प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज हैं, उन मंदिर और धर्म के स्थानों में उसकी मृत्यु होती है और बहुत पीसफुल डेथ होती है। तब जबकि त्रिमशांसा का 8वें भाव का स्वामी एक शुभ ग्रह हो और वो शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, तब अगर त्रिमशांसा के 8वें भाव का स्वामी अगर एक पापी ग्रह है, या अथवा वो पापी ग्रहों के साथ बैठा हो या पापी ग्रहों से दृष्ट हो, तो व्यक्ति का एक्सीडेंटल डेथ होती है। पानी में डूब के डेथ होगी, अथवा आग से जलने से डेथ होगी, अथवा गाड़ी के एक्सीडेंट से डेथ होगी, या सर्जन के टेबल पे सीजर से डेथ होगी, यानी कि तो उसका ऑपरेशन हो रहा होगा, ऑपरेशन के बीच में कोलैप्स हो जाएगा। तो ये मेलेफिक अगर त्रिमशांसा का अष्टम का लॉर्ड है। तो अगर त्रिमशांसा का 8वें का स्वामी D30 चार्ट के अंदर बहुत अच्छा बैठा हो, यानी शुभ बैठा हो, या त्रिकोणों में बैठा हो अथवा केंद्र भाव में बैठा हो, और बेनिफिक प्लैनेट्स उसको दृष्टि दे रहे हैं,
तो व्यक्ति को पेनलेस डेथ होती है, ऑस्पिशियस डेथ होती है। उसकी डेथ किसी अच्छे दिन होती है, जैसे मकर संक्रांति हो गई, कोई त्योहार के दिन होगी, या कोई ऐसे शुभ समय पे जिसमें सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, जैसे कि मकर संक्रांति एक बड़ा शुभ समय माना जाता है। तो इस तरीके से पेनलेस डेथ होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एट्थ लॉर्ड जो D30 चार्ट का या त्रिमचांता का है, वो हमें ये बताता है कि व्यक्ति का टाइम और प्लेस ऑफ डेथ कैसी होगी, पेनफुल होगी या पेनलेस होगी। हाँ बोलिए शिवम। सर आप कह रहे हो कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति की जो डेथ है वो अच्छी तिथियों पे होगी। हम्म। तो सर इस कंडीशन में सर लेकिन त्योहार भी तो खोटा माना जाता है है क्या इस सर कंडीशन? त्योहार। लेकिन सर उसके घर वालों के लिए तो वो त्योहार खराब हो गया ना, त्योहार खोटा हो गया तो पूरे घर तो मतलब वो त्योहार बनता ही नहीं है। आप समझे नहीं। जैसे कि हमारे घर में किसी की डेथ हम्म। होली पे हुई हम्म। थी, तो बहुत बहुत सालों हो गए हमारे यहाँ पे होली नहीं खेली है। वो तो मैं समझ गया आपकी ऐसे बात। हुए थे तो उसके यहाँ पे दिवाली नहीं बनती है। ऐसा है ना शिवम, इसमें सोचने की बात यह है, ये ऐसी मान्यता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें कि व्यक्ति की अगर डेथ होती है तो वो श्री धाम जाता है। जैसे मकर संक्रांति को अगर किसी व्यक्ति की डेथ होती है, अथवा अक्षय तृतीया में किसी व्यक्ति की डेथ होती है, या नवरात्रियों में किसी की डेथ होती है, या गुप्त नवरात्रियों में डेथ होती है, आप उस व्यक्ति की तमशानसा देख रहे हैं, आप उसके घर वालों देखिए। ये तो असल में क्या है कि हमारा सोचने का जो ढंग है वो ये होता है कि हम ये समझते हैं कि हम मोह माया में बंधे हुए हैं। लेकिन उस व्यक्ति को सोचिए जिसके लिए गीता में कहा गया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नन्यानि संयाति नवामि देहि। गीता में कहा गया है कि ये तो आत्मा अजर अमर है, वो तो सिर्फ जिस प्रकार से व्यक्ति अपने गंदे वस्त्रों को छोड़कर अपने नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा एक जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लोग रोते क्यों हैं? क्योंकि लोग जो हैं, जिस तरह से हम षड रिपु मानते हैं, उसी तरीके से हमारे जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, हिंसा, ये सारे हमारे जो हैं रिपु माने जाते हैं, शत्रु माने जाते हैं। अब असल में क्या है, हमारी सबकी जो सोच है ना, वो माया से संबंधित है। हम उस अगर आप महात्मा होते तो आपको मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि मृत्यु कुछ नहीं है, एक आत्मा का शरीर को बदल लेना है। जब महात्मा लोग इस बात को समझ जाते हैं कि ये आत्मा जो है शरीर को बदल रही है, तो शिवम वो स्वयं से समाधि का अपना निर्धारण करते हैं कि कब वो समाधि लेंगे। आप समझे मेरी बात? जिस समय वो अपने जीवन के उद्देश्य पूरे कर लेते हैं, उस समय वो समाधि की अवस्था में चले जाते हैं। तो कुछ दिन ऐसे हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, उन दिनों में व्यक्ति की अगर डेथ होती है तो वो श्री धाम में जाता है। अगर सावन के माह में अगर किसी की डेथ होती है तो ये माना जाता है कि वो व्यक्ति शिव लोक जा रहा है। नवरात्रि में अगर किसी की डेथ होती है तो ये माना जाता है वो देवी के धाम जा रहा है। अगर व्यक्ति की मकर संक्रांति के दिन डेथ होती है तो सूर्य आदित्य यानी ब्रह्मा और सूर्य जी के लोक में जा रहा है। तो इस तरीके से आप सोचो, ये तो असल में क्या है ना कि हम तो इससे बंधे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये मोह वाली बात आ गई जो षड्रिपु में है। ये तो हमारे शत्रु हैं सर सप्तम। इसमें अपन ये कह सकते हैं कि व्यक्ति यहाँ क्या कह व्यक्ति सकते के हैं? पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज सही है, लेकिन सर व्यक्ति के पॉइंट वाले ऑफ व्यू जो है से ये ना, सही है जो आप स्वयं समझे नहीं, जा उसके रहा है, घर वाले मोह लेकिन से उसके बंधे घर पड़े हैं। वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से ओ शिवम, आप समझे नहीं, घर वाले जो है ना, वो घर वाले जो है बोध गया में जाके उनको वो तो मिला नहीं है बुद्ध जी की तरह, कोई उनको एनलाइटनमेंट तो मिला नहीं है, तो उनको ये तो मालूम नहीं, वो तो मोह से बंधे पड़े हैं। एक बात आप सोचिए, एक आदमी की गाड़ी टूट जाए, टोटल लॉस में चले जाए, तो क्या उसका जीवन समाप्त हो गया? नहीं। वे तो एक माया मोह का मामला है। गाड़ी टूट गई तो इंश्योरेंस क्लेम आ जाएगा, फिर दूसरी गाड़ी आ जाएगी, लेकिन रोता कितना है वो?
गाड़ी चोरी हो जाती है, रोता कितना है? ये मोह है, ये मोह माया के अलावा कुछ नहीं है। ओके सर। इसी मोह माया की वजह से जो विराट स्वरूप दिखाया था कृष्ण भगवान ने, वो अपनी माता को भी दिखाया था उन्होंने, यशोदा जी को, और उन्होंने अर्जुन जी को भी दिखाया था। तो युद्ध में उन्होंने कहा ये तीनों लोग ही मेरे अंदर है, देख लो। जब गांडीव रख दिया अर्जुन ने, उन्होंने कहा मैं अपने गुरु द्रोण, अपने पितामह भीष्म, अपने भाइयों और अपने रिश्तेदारों, चाचा, इन सब के ऊपर मैं नहीं अस्त्र चला सकता। तब उन्होंने कहा नहीं, तुम कर्म से विमुख नहीं हो सकते, तुम्हारा कर्म है, ये युद्ध भूमि है। देखो ये सारे के सारे, उन्होंने मुंह खोला तो उसमें तीनों लोग ओके दिखे। सर। उन्होंने कहा कि कृष्णा ने दिखाया उसमें विराट रूप में कि अर्जुन देखो ये सब तो मर चुके हैं, इनका तो दूसरा जन्म हो गया है। अब समझे आप बात को? तो शिवम बात ये है कि जो डेथ वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो माया मोह से बंधे होने की वजह से हम उसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं क्यों गरुड़ पुराण उसमें की जाती है डेथ के बाद, और गीता का पाठ किया जाता है? ताकि रिश्तेदारों को ये समझाने के लिए कि ये सब जो है, ये सभी कुछ अवश्य अवश्यम भावी था, और उसी प्रकार से ये हो रहा है जैसे कि जगत में होता रहा है, सिंस द टाइम इमेमोरियल ये हो रहा है, और ये आगे भी होता रहेगा। व्यक्ति जो है कुछ समय के लिए कर्म भूमि में आता है, मृत्यु लोक में किसी को कर्म भूमि कहा जाता है। जब वो अपने कर्म करने के बाद वो जाता है इस भूमि से, तो अपने कर्म पूरे करके अगर वो जा रहा है तो बहुत फॉर्चुनेट है, और कर्म पूरे किए बिना जा रहा है तो उसका उसकी प्लेस लेने के लिए दूसरा आ जाता है। इंदिरा गांधी जिस समय गई थी, लोगों ने कहा अब तो देश हमारा जो है समाप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ। राजीव गांधी जी आए, देश और अच्छा चला। अभी तक कोई भी इंडिस्पेंसिबल नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसे रिप्लेस ना किया जा सके। एक पे जाने के बाद दूसरा आदमी उसको ले लेता है। आज मोदी जी इतना अच्छा चला रहे हैं, लोगों ने कहा इतने साल से कांग्रेस चलाएगी, अब देखिए मोदी जी ने कितना अच्छा शासन चला दिया है। मैं आपको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात बता रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है हमें मोह को त्याग देना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति के संतान को हम पढ़ रहे हैं, अगर वो शुभ दिनों में अगर उसकी डेथ हुई है तो वो श्री धाम को जाएगा। अब समझे आप बात को? ये बात क्लियर हो गई आपको? हाँ सर। तो इसका मतलब जो हम बात कर रहे थे वो ये थी कि तीर्थ लॉर्ड जो चांसा का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है T30 चार्ट के अंदर। अगर त्रिमचांसा का तीर्थ लॉर्ड हरीश के साथ बैठा हो, यानी द्रेशकांड चार्ट के 8th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हो, या 64वें नवमांश के साथ लगन से, नवमांश में लगन से चौथे भाव का स्वामी 64वां नवमांश है, या नवमांश में चंद्रमा जहां बैठे हैं उससे चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा का 64वां नवमांश है। इन भावों के स्वामियों के साथ अगर वो बैठा है, इवल प्लैनेट्स के द्वारा दृष्ट है, यानी कि पापी ग्रहों से अगर वो दृष्ट है, तो व्यक्ति की जो डेथ होती है वो कैंसरस या टर्मिनल डिजीजेस के द्वारा अथवा एक्सीडेंट्स के द्वारा होती है। अब इसी प्रकार से जो सतोगुनी सर और एक बार अगेन रिपीट कर देंगे? ये देखिए, जो खरेश है, खरेश आपका 22वां द्रेशकांड है, जो कि द्रेशकांड चार्ट में अष्टम भाव का स्वामी है, उसे खरेश बोलते हैं, या 22वें द्रेशकांड का स्वामी। अगर त्रिमशांसा के 8वें भाव का स्वामी अगर खरेश के साथ बैठा हो, यानी कि वो बहुत इवल प्लैनेट हो गया, अथवा वो 64वें नवमांश के स्वामी के साथ बैठा हो। 64वां नवमांश आपके नवमांशा चार्ट में लगन से चौथे भाव का स्वामी है, अथवा वो चंद्रमा के 64वें नवमांश में बैठा हो, यानी नवमांशा में चंद्रमा जहां बैठा है वहां से चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा का 64वां नवमांश है, का स्वामी है, उसका पति है। तो अगर इन ग्रहों के साथ या बाधीश के साथ, मार्केश के साथ बैठा हो, कृत के स्वामियों के साथ बैठा हो, या मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ पाप कर्तरी हो, या पापी ग्रहों के साथ बैठा हो, तो ऐसे में व्यक्ति की जो मृत्यु होती है
वो कैंसर या टर्मिनल डिजीजेस के द्वारा होती है, जैसे कि किडनी फेलियर या डायलिसिस में चले जाना, अथवा एक्सीडेंटल डेथ होती है। के बाद एक नियम है, जो सतोग्नि और राजसिक जो प्लैनेट्स हैं, जैसे गुरु है, बुध है, चंद्र है, सूर्य है, शुक्र है, ये सतोग्नि और राजसिक प्लैनेट्स कहे जाते हैं। ये प्लैनेट्स अगर D30 के अंदर अच्छे बैठे हों तो व्यक्ति को हेल्दी बॉडी मिलती है। यानी कि आपको त्रिजांता में किन किन ग्रहों को देखना है, गुरु की पोजीशन को देखना है, बुध की पोजीशन को देखना है, ल्यूमिनरी सूर्य और चंद्रमा की पोजीशन को देखना है, और शुक्र की पोजीशन को देखना है। अगर ये प्लैनेट्स अगर त्रिमशांसा चार्ट के अंदर अच्छे भावों में बैठे हों, यानी त्रिकोण में बैठे हों, केंद्र में बैठे हों, शुभ ग्रहों के साथ बैठे हों, शुभ ग्रहों से ग्रस्त हों, तो उसका मतलब ऐसा व्यक्ति हेल्दी बॉडी का होता है और अच्छे लंबे समय तक जीवित रहता है, और उसको नोबल हैबिट्स होती हैं, अच्छी मतलब वर्चुअस हैबिट्स होती हैं, उसकी आदतें भी अच्छी होती है। त्रिमशांसा में जो त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12, त्रिमशांसा में त्रिक भाव के स्वामी व्यक्ति को स्वयं को अथवा व्यक्ति के रिलेशंस को हेल्थ की बहुत मेजर प्रॉब्लम्स देते हैं। तो जब भी वो ग्रह दशाओं के अंतर्गत आते हैं और इन दशाओं के अंतर्गत उन ग्रहों के साथ में D1 चार्ट के त्रिक भाव के स्वामी या मार्केश या बादीश आ जाते हैं, तो जो जिस भाव का वो स्वामी है, पिता के भाव का स्वामी है, तो पिता को हेल्थ से लेकर बहुत प्रॉब्लम देगा। D1 चार्ट में माता के भाव का स्वामी है तो माता को बहुत बड़ी प्रॉब्लम देगा अंतरदशा के अंदर। अंतरदशा में अगर माता के भाव का स्वामी है, अंतरदशा में पिता के भाव का स्वामी है, तो पिता को बहुत बड़ी तकलीफ देगा। अगर वो मंगल जैसा प्लेनेट है D1 चार्ट का, तो छोटे भाई बहन को प्रॉब्लम देगा। बुध है तो छोटी बहनों को प्रॉब्लम देगा, शुक्र है तो पत्नी को देगा अंतरदशा के अंतर्गत, और अगर शनि है तो वो नौकर चाकर और उनको प्रॉब्लम देगा। मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है किसी न किसी तरह से हेल्थ की आएगी। और दूसरा, शनि जैसा प्लेनेट सेल्फ को भी क्रॉनिक डिजीजेस में लेके आता है। तो ये त्रिमशांसा से डिजीजेस निकालने का तरीका था, जो कि अब समाप्त हुआ। फिर हम कुछ एग्जाम्पल कुंडली खोलते हैं। हाँ शिवम बोलिए। सर अगर D30 में कोई ग्रह एक्सोल्टेड बैठा है लगन में, जैसे कि सपोज करो बुध का लगन है, कोई बुध ही लगन में उच्च का बैठा है, तो सर इसमें क्या बीमारी कैसे क्या देखेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि बुध का त्रिमशांसा हो गया, तो बुध के त्रिमशांसा में जो मैंने आपको बीमारियां बताई थी, उन बीमारियों में इमोशनल अनस्टेबिलिटी होती है। इमोशनल अनस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी क्या होती है? जैसे एक व्यक्ति का हिस्टेरिकल हो जाना, यानी एक व्यक्ति को जो है किसी भी तरह का इमोशनल या नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना, उसको जो है मेमोरी की जो प्रॉब्लम है, बुध के उच्च के होने की वजह से मेमोरी की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, कम आएगी, लेकिन उसको हिस्टेरिकल वो हो सकता है, यानी वो कभी कभी उसके इमोशंस जो है बहुत फ्लेयर अप हो सकते हैं। कभी गुस्सा होगा तो बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, कभी दुखी होगा तो बहुत दुखी होगा, कभी किसी आदमी को सुनाएगा तो बहुत सुनाएगा। हर चीज में वो थोड़ा जाति करेगा, क्योंकि ये अरिष्टों का चार्ट है। इसमें उच्च का हो जाने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना कि इस बात से होगा कि बुध के कारकत्वों का दुरुपयोग दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से इमोशनल ब्रेकडाउन उसका तब भी हो सकता है, इंसैनिटी की स्थितियों में वो आ सकता है, लेकिन लेट आएगा, मतलब इमीडिएटली नहीं आएगा, क्योंकि बुध उच्च का है। देखिए, उच्च के ग्रहों की स्थिति को D1 में जाकर आपने पहले इवेलुएट करना है, क्योंकि D30 चार्ट को हमेशा D1 से D30 से D1 देखा जाता है। तो पहले आप ये देखिए कि बुध यहाँ उच्च का है, तो क्या वहां पे D1 चार्ट के अंदर वो अच्छा बैठा है? क्योंकि उसने तकलीफ कहाँ देनी है? जहां वो D1 में बैठा है, क्योंकि त्रिमशांसा में उच्च का है। सिर्फ ये है कि उसका एलोंगेटेड हो गया, उच्च का होने की वजह से वही तकलीफ है वो जीवन के आखिरी मौकों पे ज्यादा देगा, शुरू में नहीं देगा।
क्योंकि बुध जो है वो शुरू में फल देता है अच्छे, और सर बाद में जाके वो फल देगा इस तरह के, जैसे डिमेंशिया हो जाना, अल्जाइमर हो जाना, पार्किंसन हो जाना, पुअर मेमोरी हो जाना, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाना, हिस्टेरिकल हो जाना, इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाना, इंसैनिटी आ जाना, मतलब एक आदमी को पागलपन के दौरे पड़ जाना, स्किन की प्रॉब्लम वो शुरू से दे सकता है, हार्ट की डिजीज वो दे सकता है मध्य आयु में, क्योंकि कुछ बातों में ना ज्योतिष में कॉमन सेंस यूज किया जाता है। आपको बच्चों में हार्ट की डिजीजेस नहीं मिलेंगी, लेकिन स्किन की डिजीजेस मिल जाएंगी। तो ये कॉमन सेंस जो है, ज्योतिषी उतना ही बड़ा जितना बड़ा उसका कॉमन सेंस। हाँ जी, अब बोलिए आप शुभ। सर सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मेजॉरिटी ऑफ प्लैनेट्स अगर 6, 8, 12 में बैठे हो तो सर ऐसे त्रिमांश D30 में, ऐसे D30 में अपन क्या करेंगे सर? देखिए, जितने ग्रह भी 6, 8, 12 में बैठे हैं वो सारे ग्रह अपने कारकत्वों में फेल होने वाले हैं। एक कॉमन सेंस ये कहता है कि इनको त्रिक भाव बोलते हैं, यानी कि दुख भाव बोलते हैं, और दुख भाव में बैठा हुआ ग्रह D1 में जिन भावों में बैठेगा उन भावों में कमियां लेके आएगा। मैंने आपको बताया कि इट हैज टू बी रेड फ्रॉम D1 टू D30 एंड D30 टू D1। तो आपने देखना है 6, 8, 12 में अगर अधिकांश तक ग्रह बैठे हैं तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो ग्रह जो है जिन भावों में D1 में बैठा है उन भावों में वो कमियां लेके आएगा 6, 8, 12 की, क्योंकि त्रिमशांसा अरिष्ट का चार्ट है। उस अरिष्ट के चार्ट में भी 6, 8, 12 ज्यादा अरिष्ट हो गया। उन ज्यादा अरिष्टों की स्थिति में डिविजनल चार्ट बने क्यों है? डिफाइन करने के लिए, एक प्लेनेट के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए बनाया हुआ है। इस संदर्भ में डिफाइन करना है, अरिष्ट के संदर्भ में। D30 क्यों देखा जाता है? त्रिमशांसा चार्ट अरिष्ट या मिसफॉर्चून या हेल्थ की प्रॉब्लम्स या इन अनफॉर्चुनेट होने की प्रॉब्लम, अनलकी होने की प्रॉब्लम, डिफिकल्टीज की प्रॉब्लम को देखने के लिए बनाया हुआ है। तो वहां से उसका जो ग्रह का जो स्वरूप है वो D30 डिफाइन कर रहा है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। ऐसा नहीं है कि D30 अगर किसी को देखना नहीं आता तो D1 से वो पकड़ नहीं सकता, पकड़ सकता है। लेकिन ये इसी तरीके से हो गया कि एक डॉक्टर के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए सिर दर्द को लेके, तो न्यूरोलॉजिस्ट ने कहा MRI कराओ। अब MRI में डॉक्टर को एकदम पकड़ में आएगा कि यार ट्यूमर है, एन्यूरिज्म है, कोई प्रॉब्लम है ब्रेन के अंदर। MRI में उसको दिखाई पड़ेगा तो फिर MRI को नहीं वो इलाज करेगा, MRI को वो गोलियां नहीं खिलाएगा उसकी प्लेट को, गोलियां तो आदमी को खिलाएगा, दवाइयां तो आदमी को देगा, इलाज तो आदमी का करेगा। उसी तरीके से D30 एक स्वरूप बता रहा है उपग्रह का। तो आपने D30 को नहीं आपने इलाज करना है, अपने स्वरूप को समझ के D1 में जाके इलाज करना है। आपने समझना है कि अब ये माँ के भाव में पड़ गया, अष्टम में बैठा हुआ ग्रह माँ को किसी ना किसी तरीके से शारीरिक कमियां देगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। एक व्यक्ति की गाड़ी को जो चोरी करा सकता है, एक व्यक्ति के एसेट्स को मुकदमेबाजी में फंसा सकता है। चौथा हाउस मान सम्मान का है, उसके मान सम्मान में गिरावट कर सकता है। अब समझिए आप बात को। तो आपने जाना D1 के अंदर में, और वहीं से जाके आपने सिर्फ आपको एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मिल गई D30 से, जो ज्यादा एक्यूरेट है, जो बता रहा है इस ग्रह की स्थिति एक्चुअल में क्या है। अगर ये दुख भावों के ग्रह हैं तो इन्होंने दुख किसको देना है? नेटिव को देना है। तो नेटिव के अगर वो लग्नेश से संबंधित है तो नेटिव को देगा D1 के अंदर। अगर वो उसकी माता के भाव से या चंद्रमा से संबंधित है D1 में तो माँ को देगा। सूर्य से संबंधित है या पिता के भाव में है तो व्यक्ति को अगर देगा तो यश, कीर्ति, मान की देगा, सरकार से संबंधित चीजों की देगा, किसी तरह की अनस्टेबिलिटी इन रिलेशन को देके देगा, अदरवाइज वो पिता को देगा। ये है। इसलिए D30 चार्ट को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, क्योंकि उससे हमें एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट मिल रही है। इसीलिए डिविजनल चार्ट देखे जाते हैं कि एक ग्रह की स्थिति एक्चुअल में कैसी है। अब समझे आप शिवम? अनम्यूट करके बताइए। यस सर, आ गया समझ में। ये तो एक तरह से MRI मशीन है, ये तो एक तरह से पेट स्कैन मशीन है, ये तो एक तरह से डायग्नोस्टिक्स की है कि ब्लड की रिपोर्ट आ गई तो अब आपको TLC DLC पता चल गया, हीमोग्लोबिन पता चल गया, आपको पता चल गया कि
बीमारी क्या है, स्टोफिलिया बहुत बड़े में है इसलिए खांसी आ रही है, हाँ भाई समझ में आ गई बात, अब उसका इलाज होता है। या वायरल इन्फेक्शन ज्यादा है तो वायरल का एंटीबायोटिक से इलाज हो जाएगा। इसे देखने के लिए डिविजनल चार्ट जो है, हमारे ऋषि इतने होशियार थे, इतने जबरदस्त विविधता थे कि ऋषियों ने इसको बनाने के लिए एक सूक्ष्म चार्ट बना दिया। इस माइक्रो चार्ट से आपको अपने D1 चार्ट को समझने में एक आसानी हो रही है। मदर ऑफ ऑल चार्ट D1 चार्ट है। वही बात हर डिविजनल चार्ट में होती है। लोग गलती से क्या है कि नौमांशा में जाके फंसते जाते हैं। अरे नौमांशा चार्ट तो यार बताने के लिए आपको बताया गया है कि पत्नी से या पति से आपके संबंध कैसा होगा, ग्रहों का बलाबल क्या है, भावों का बलाबल क्या है। कोई ग्रह जो है नौमांशा के अंदर में कमजोर हो गया तो D1 में अच्छे परिणाम नहीं देगा। कोई ग्रह जो है बलिष्ठ हो गया नौमांशा में, D1 में अच्छे परिणाम देगा। देखा हमेशा डिविजनल चार्ट को नहीं जाता। डिविजनल चार्ट सिर्फ एक डेफिनेशन देता है, आपको डेफिनेशन देता है, स्टेटस बताता है। देखा हमेशा जो है D1 से जाता है। सर प्रिडिक्शन इसमें एक कंडीशन और हो सकती है सर, 6 8 12 में अगर 100 राशि के बैठे हो तो इसको फिर D1 में कनेक्ट करेंगे अपन। तो क्या कुछ अगर 100, अगर D30 में 100 राशि के 6 8 12 में बैठे होंगे तो हम्म D1 में वो इतना ज्यादा मतलब अरिष्ट नहीं करेंगे। देखिए, बात स्वराशि की नहीं है। स्वराशि का प्लेनेट भी D1 के अंतर्गत प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि वो त्रिक भाव का बलिष्ठ प्लेनेट है। सिर्फ ये होता है जो बलिष्ठ प्लेनेट होते हैं वो जीवन के उत्तरार्ध में प्रॉब्लम करते हैं, पूर्वार्ध में नहीं। ये फर्क होता है। सर मैं तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा मंगल D30 में कन्या लगन में D30 के कन्या लगन में 8th में बैठा 100 राशि का, हम्म मेष का बैठा हुआ है। हम्म वही मेरा D1 में लग्नेश है हम्म और सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। वृश्चिक तो मैं ये आपका वृश्चिक लगन है। हाँ जी सर, तो मैं वो रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। हाँ, तो ये है कि बचपन से आपको एक्सीडेंट तो ये देगा ही देगा, मल्टीपल एक्सीडेंट देगा। क्योंकि D30 का वो अगर वो अष्टम भाव में स्वराशित है तो मारेगा नहीं, लेकिन एक्सीडेंट जरूर हुए होंगे आपके। आप मुझे बताओ कितने एक्सीडेंट हुए। सर मोर देन 50 हो चुके हैं अभी तक। यार फिर सेंचुरी करो ना पूरी। छोटे छोटे होते हैं सर, एक्चुअल में क्या है वो मंगल जो बैठे हुए हैं ना, वो राहु केतु मंगल बहुत सारे बैठे हुए हैं 8वें में, हाँ, D30 के में। हाँ। तो ये तो मैं समझ गया कि जब भी मौत आएगी तो बहुत गंदी मौत आएगी। नहीं नहीं, लेकिन एक बात है, मैं जैसे आपसे कह रहा हूं ना कि आपके एक्सीडेंट हुए होंगे तो आपसे ज्यादा चोट जो है ओपोनेंट को लगी होगी, आपको उतनी चोट नहीं आई होगी। आपके जैसे अगर आपकी अगर एक हड्डी टूटी हो तो ओपोनेंट की दो टूटी होंगी। सर ये तो नहीं पता मेरे को। मैं लास्ट ईयर में क्या मेरे एक्सीडेंट होते हैं, मैं हर बार मरते मरते बचता हूँ। लास्ट ईयर मेरे को एक जीप पीछे से ठुक गई हम्म हाईवे पे, मैं बाइक हम्म से जा रहा था। हम्म और सर मैं हाईवे पे 2 घंटे तक बेहोश डला रहा। मैं वहां से एम्बुलेंस वगैरह मेरे को यहाँ पे जमा मतलब आई। फिर अगले दिन बहुत बड़ी न्यूज भी बनी थी, वो अखबार में भी आई थी। उसमें सर 2 लोग खत्म हो गए थे। वो बाइक जीप वाला 6 लोगों में मतलब 6 लोगों को टक्कर मारते हुए निकला था। तो हम्म उसमें 2 लोग खत्म हो गए थे, 4 लोग बचे थे। उन 4 में से एक मैं था। हाँ। और इससे पहले भी इस तरीके के कई बार एक्सीडेंट पता हुए हैं है कि क्योंकि आपका, देखिए सुनिए मेरी बात, क्योंकि आपका मंगल स्वग्रही है तो मारेगा नहीं, लेकिन एक्सीडेंट तो मल्टीपल देगा। उसने दिए हैं 50 एक्सीडेंट, कोई कम नहीं होते हैं, काफी एक्सीडेंट्स होते हैं। अगर किसी को 50 एक्सीडेंट हो जाए तो वो हर समय जो प्लास्टर बांध के ही चलेगा, या वो क्रिकेट सर का मैं आपको सर बैट्समैन का किट पहन के चलेगा। मैं आपको सर दिखा सकता हूँ, देखिए अगर आप देखना चाहो तो। ये यहाँ पे टाँकी है, हम्म ठीक है। और अगर आप बैक कैमरा से अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरे पैर पे लगी हुई है, रॉड का साइन है ये। हम्म इसी तरीके से सर पूरी बॉडी पे मेरे साइन बने हुए हैं, हम्म जैसे कि सर ये बना हुआ है। तो आप जो है ना मंगल का दान कीजिए। ये जो वाहनी गॉड है, सबसे ज्यादा जो खतरा आपको बनता है वो बनता है फायर का, इलेक्ट्रिक शॉक का। तो आप जो है इलेक्ट्रिक शॉक से आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की कोई भी चीज को छूने के पहले रबर की जो कि चप्पलें जो कि पानी से भीगी ना हो, उससे ही उनको पहन के ही आपने करना चाहिए। इलेक्ट्रिक में कोई भी
और खुद कोई काम नहीं करना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन को बुला के करना चाहिए। दूसरा, आपने सर फायर का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अष्टमेश आपका वाहनी गॉड है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि उसका D30 का अष्टम भाव में मंगल स्वग्रही होने की वजह से भी तब भी आपको वो फायर का एक खतरा देता है, इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा प्रबल रूप से देता है। समझे अब आप? सर बेशक मेरा लग्नेश है इसलिए बचा लेता है, बिल्कुल लेकिन ठीक। D30 बैठा तो मारता भी है, मतलब मारेंगे भी हम, बचाएंगे भी हम। हाँ, बिल्कुल। अब आपको ज्योतिष आ गई है। D30 एक बहुत अच्छा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स को अगर ये चार्ट, दो चार्ट अगर अच्छी तरह समझ में आ जाएं, एक है D30 और एक कल हम करेंगे दृष्टांत D3। लोग काफी कम आने लगे हैं, तो मैं समझ गया हूं कि मुझे 15 क्लास का ये कोर्स था, 15 क्लास में इसको रैपअप करना होगा, क्योंकि 30 लोगों की क्लास में सिर्फ 11 लोग आ रहे हैं, जो ये बता रहा है इस बात को कि लोग अब कह रहे हैं कि भंडारी साहब, गुरुवर 15 की क्लास थी, 15 में ही इसको समाप्त कर दो, अब हम बोर होने लगे हैं, तो हम आते नहीं है, इसीलिए या हम वीडियो ऑन नहीं करते, अपने बच्चों को वहां बिठा देते हैं, वीडियो भी ऑन करते हैं तो वीडियो ऑन नहीं करते, बस लॉग इन करके अपने छोटे बच्चों को बिठा देते हैं कि जब नाम पुकारा जाए तो हमें बता देना कि दादाजी आपका नाम पुकार रहे हैं, जल्दी आ जाओ। सर एक सर क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ, बोलिए। एक तो जो D30 का जो लगन का स्वामी है, वो उसका कैटेगरी अलग वे में हम देखेंगे, और जो D30 में 6, 8, 12 में जो प्लेनेट प्लेस्ड है, वो D1 के किस भाव में प्लेस्ड हो रहा है, उसकी स्थिति हम D1 में जाकर के फिर हम जज करेंगे कि कहाँ पे इसको जा सकती है। देखिए संजय, इसमें क्या है, आपके बैकग्राउंड में ना शोर बहुत आ रहा है, म्यूट कीजिए, मैं जी आपको सर, इसीलिए मैंने जी संजय इस बात को यूं समझिएगा, करेला नीम जड़ा कैसे पकड़ेंगे? D30 के त्रिक भावों का स्वामी, D30 के त्रिक भावों में बैठा हुआ मेलेफिक प्लैनेट, D30 के त्रिक भावों का स्वामी अगर मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है और मेलेफिक प्लैनेट से ग्रस्त है, करेला नीम जड़ा, अब ये सबसे ज्यादा डेडली हो गया। अब इससे भी डेडली एक और है, वो क्या है कि D30 का त्रिक भाव का स्वामी अथवा त्रिक भाव में बैठा हुआ खरेश या 64वें नवमांश का स्वामी, ये उससे ज्यादा हो गया, क्योंकि खरेश मारता है, 22वें दृष्कांड मारता है, 64वां नवमांशपति मारता है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया। अब आपने इनकी कैटेगरीज का आपने एक पिरामिड बना लिया कि एक तो ये है, एक तो ये त्रिक भाव में का स्वामी है, एक त्रिक भाव में के स्वामी के साथ में मेलेफिक प्लैनेट है, एक त्रिक भाव के स्वामी के साथ मेलेफिक प्लैनेट भी है, मेलेफिक प्लैनेट देख रहा है। अब इसके साथ में खरेश है, 22वें दृष्कांड का स्वामी है अथवा 64वें नवमांश का स्वामी है, सबसे डेडली है। अब आपने जाना है D1 में, इसका मतलब इस प्लेनेट को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है, ये प्लेनेट सबसे ज्यादा हमें डेडली तरीके से परेशान कर सकता है। उसका आपने देखना है कि कोई भी दशा और अंतर और प्रत्यंतर में बाधीश मार्केश त्रिक भावों के स्वामी D1 के आ जाएंगे तो ये दशा बहुत खराब होने वाली है। अब प्रश्न ये उठता है कि दशा के 4 कंपोनेंट बहुत महत्वपूर्ण है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर और सूक्ष्म। सूक्ष्म अंतर ही घटनाओं को कराती है, लेकिन उस स्थिति के अंदर अगर आपने देखा कि दशा इस प्रकार से पड़ी है कि दो दशा के कंपोनेंट्स में बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, इसका मतलब मारेगी नहीं, ये सिर्फ धन की हानि कर सकती है, ये मान सम्मान की हानि कर सकती है, लेकिन मारने वाली दशा की एक बड़ी दशा है। आप ये समझिए, एक बात है, पुलिस का किसी को केस हो जाए या कोर्ट का केस हो जाए, आदमी मरता नहीं है, परेशान होता है मानसिक रूप से। लेकिन अगर कोई किसी को कैंसर हो जाए तो उसको मालूम है कि कैंसर का आज भी कोई इलाज नहीं है, लोग ठीक होते हैं फिर मर जाते हैं क्योंकि रिलैप्स होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो पूरा कॉम्बिनेशन नेगेटिविटी का आ जाएगा तो दशा की शुरुआत करेगा। अब उसके बाद की जो दशाएं हैं वो शुभ ग्रहों की पड़ जाए तो उसका मतलब रिकवर भी कर जाएगा कीमोथेरेपी से, रेडिएशन से।
लेकिन अगर वो आने वाली जो दशाएं हैं वो फिर मेलेफिक है और अंतरदशा फिर मेलेफिक आ जाए तीसरे लेवल पे, तो व्यक्ति को मार देगी। मतलब कहने का मतलब है चलती हुई दशा तो मेलेफिक है, पापी है, उसके बाद की दशा भी पापी है, तो बीमारी को लंबा करेगी। और थर्ड लेवल पे जब दशा का अंतरा फिर पापी आ जाए तो इसका मतलब अब ये मार। सर रेमेडीज का पूछ रहा था, अभी आपने बोला था लास्ट क्लास में रेमेडीज यहाँ रेमेडीज वाले पे आएगी, मैं आऊंगा आपके पास रेमेडीज वाला। अभी तो एक कल जो है हमारी देशकांड की क्लास होगी, देशकांड के बाद की क्लासेस में अब रेमेडीज वगैरह करेंगे। एक मिनट मैं आपको देखता हूँ, अगर एक कुंडली अगर मिल जाए। सर जब आप कह रहे होते हैं D22 और D64, तो सर आपका मतलब इनके लगन के स्वामी से होता है ना? नहीं नहीं नहीं, D22 D24 कहा मैंने तो ये कहा आपको, मैंने खरेज बोला जो कि D3 का अष्टम का स्वामी है, खरेज बोला मैंने। 64th नवमांशा बोला, 64th नवमांशा लगन के, नवमांशा में लगन से चौथे भाव का स्वामी है। और मैंने आपको बोला चंद्रमा जो नवमांशा में जहां बैठे हैं उससे चतुर्थ का स्वामी, वो भी 64वां नवमांश चंद्रमा का है। लगन का और चंद्रमा का 64वां नवमांश महत्व। अब हम क्लास को क्लोज करते हैं। हमारा वैसे D30 आज फिनिश हो गया है विद एन एग्जांपल कुंडली। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, प्रणाम।